हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में जो पर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी जो स्टडी कर रहे हैं, उसी क्रम में नेक्स्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो इसमें थायराइड ग्लैंड की पोजीशन, उसका ओरिजिन, उसकी स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसकी स्टडी इस वीडियो में करेंगे अपन। तो सबसे पहले जैसे बात करें कि ये इसकी जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो कहाँ पर होती है, तो ये जो है जो थायराइड ग्लैंड है ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, एक बाइलोब एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो कि लैरिक्स के नीचे, जैसे ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या लैरिक्स है, लैरिक्स के नीचे होती है। और जो ट्रैकिया होती है, ठीक है, और ट्रैकिया भी विशेषकर 2, 3, 4 नंबर की जो ट्रैकियल रिंग्स होती हैं उसके सामने ये सिट्रोटैड रहती है, उसके दोनों तरफ फैली रहती है। और ये जो है बाइलोब होती है और इसके जो दोनों लोब हैं वो एक इस्थमस नामक संरचना से जुड़े रहते हैं। अब इसकी जैसे ओरिजिन की बात करें तो इसका एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से इसका ओरिजिन होता है और उसमें ये फेरिंजियल जो आउटग्रोथ है, ठीक है, उसके रूप में डेवलप होती है। और इस प्रकार से इसका जो ओरिजिन है वो कैसा होगा, एक्टोडर्म से ओरिजिन होगा इसका। नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये जो है गुलाबी कलर की ग्लैंड होती है और ये जो है बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, राउंडेड ओवल शेप्ड फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, पुटक होते हैं और जो कि लगभग जिनका जो डायमीटर है वो 15 से लेकर के 150 माइक्रोन डायमीटर के क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या है, ये फॉलिकल्स फैले रहते हैं, वितरित रहते हैं। और इनके बीच बीच में कुछ पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं, वो पाई जाती हैं। जैसे ये आप बीच बीच में देख रहे हैं पैराफॉलिकुलर्स, ये जो है फॉलिकल्स हैं और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या फैले हुए हैं। और ये पूरी जो ग्लैंड है ये रिचली ब्लड सप्लाइड रहती है, रक्त केशिकाओं का सघन जाल पाया जाता है इसमें। इसके अलावा जैसे जो वॉल होती है, एक फॉलिकल की बात करें तो एक फॉलिकल की जो वॉल होगी वो वॉल जो है, ये वॉल जो बनी होती है ये ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। ये जो वॉल होगी कैसी होगी, ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होगी ये वॉल। और इस वॉल के द्वारा क्या है, इसमें एक सिक्रेशन, इसकी ल्यूमन जो होती है बीच में एक सिक्रेशन भरा रहता है, उस सिक्रेशन को क्या बोला जाता है, थायरोग्लोबुलिन बोला जाता है, जिसकी जो नेचर है वो कैसी होगी, कॉलॉइडल ग्लाइकोप्रोटीन होती है। अब इसमें जो लार्ज फॉलिकल्स होती हैं वो टुवार्ड द पेरिफेरी होती है, पर्दी की तरफ होती है लार्ज फॉलिकल्स, और जो स्मॉल फॉलिकल्स होती हैं वो क्या सेंटर की तरफ होती है, केंद्र की तरफ होती है। अब जैसे इसके सीक्रेशन की बात करें तो जो थायराइड ग्लैंड है इससे मेनली क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है वैसे तो मैंने इसके जो सीक्रेशन होते हैं वो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आयोडोथायरोनिन की फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनमें से मेनली जो होता है वो ट्राई एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन होता है। लेकिन जो ट्राई आयोडोथायरोनिन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए क्या वो अनस्टेबल होता है, जबकि जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन होता है वो स्टेबल होता है, वही क्या है थायरोक्सिन के रूप में क्या काम करता है। तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन जो है वही क्या एक्चुअल में थायरोक्सिन है, ठीक है। अब इसका जैसे फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसके लिए क्या है कि जैसे जो आयोडीन साल्ट अपन फूड में लेते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो फॉलिकल सेल्स हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, और फिर एक पेरोक्सिडेज एंजाइम होता है उसके द्वारा इस आयोडीन साल्ट का क्या कर लिया जाता है, ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन होने के बाद ये जो साल्ट है वो थायरोक्सिन या टेट्रा आयोडोथायरोनिन है, उसके फॉर्मेशन में क्या यूज होता है। इसमें जो है फॉलिकल के साथ साथ जैसे कि अपन ने पहले बताया कुछ पैराफॉलिकुलर सेल्स भी होती हैं,
ठीक है, जैसे बीच बीच में होती है पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं इनके द्वारा भी एक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है जिसका नाम होता है कैल्सिटोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, और इस कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन का जो फंक्शन है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम एवं फॉस्फेट जो आयन है उनकी जो अमाउंट है उसको रेगुलेट करना है। ठीक है, मतलब कैल्शियम और फॉस्फेट आयन की जो मात्रा है उसका नियमन करना जो है वो किसका कार्य है। और ये जो कैल्सिटोनिन है ये जिसका दूसरा नाम थायरोकैल्सिटोनिन है जो कि पैराफॉलिकुलर सेल्स के द्वारा क्या होता है सीक्रेट होता है उसका काम। और ये एक तरह से क्या है जैसे अपन आगे पैराथार्मोन हार्मोन पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड का, उसके जस्ट अपोजिट क्या काम करता है। ठीक है, उसके बाद आगे जो बात करें कि जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो मेन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है थायरोक्सिन हार्मोन टेट्राआयोडोथायरोनिन, इसके जो मेन जो फंक्शन है वो फंक्शन में जैसे उसको कई उसमें पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी स्टडी कर सकते हैं। जैसे एक है मेटाबॉलिक इफेक्ट। तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है इसका उपापचय पर प्रभाव होता है और सभी प्रकार के उपापचय पर, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट उपापचय हो या फैट मेटाबॉलिज्म हो, ठीक है, या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो, सभी पर क्या होगा इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो मतलब एक तरह से बेसल मेटाबॉलिक रेट है या एमआरआई है उसको क्या है बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है बीएमआर बोलते हैं जिसको, उसको क्या कंट्रोल करने में क्या होता है हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें रिप्रोडक्शन, तो थायरोक्सिन हार्मोन का रिप्रोडक्शन में रोल होता है और ये क्या है मतलब जो मैच्योरिटी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की उसको क्या एक तरह से स्टिमुलेट करता है। मतलब इसकी उपस्थिति में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो वेल डेवलप्ड होंगे और अगर मान लो किसी कारण से थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उनका विकास क्या हो जाएगा रुक जाएगा, तो उससे सीधे सीधे जो है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है रिप्रोडक्शन है वो क्या होगा प्रभावित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रिप्रोडक्शन को भी क्या करता है प्रभावित करता है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में जैसे वैसे तो अपन ने मेन रोल किसका पढ़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन उसका पढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ इस हार्मोन का भी थायरोक्सिन हार्मोन का भी ग्रोथ पर रोल होता है और ये ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर के क्या है ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, और इसके एब्सेंस में क्या होगा व्यक्ति वही जो है पहले बताया आपको कि क्या जैसे ग्रोथ हार्मोन के केस में अपन ने पढ़ा कि अगर मान लो ग्रोथ हार्मोन या फिर इस हार्मोन की क्या है कमी हो जाती है तो व्यक्ति क्या रह जाएगा बौना रहेगा, उसका जो डेवलपमेंट है जो शारीरिक विकास है वो क्या होगा प्रभावित हो जाएगा और शारीरिक विकास क्या हो जाएगा अवरुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन में क्या है कि जो कोशिकाओं का विभेदन और विशेषकर इन केस ऑफ मेटामॉर्फोसिस जो कायांतरण, ठीक है, वो जो मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है इन प्रेजेंस ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन के प्रेजेंस में मेटामॉर्फोसिस की जो प्रक्रिया है वो स्टिमुलेट होती है। लेकिन अगर मान लो इसकी कमी हो जाए तो फिर क्या होगा जो मेटामॉर्फोसिस है वो कायांतरण है वो रुक जाता है। जैसे इसके लिए टैडपोल लार्वा जो है उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि टैडपोल को अगर मान लो थायरोक्सिन इंजेक्ट किया जाए तो उसका मेटामॉर्फोसिस क्या हो जाएगा जल्दी हो जाएगा, और अगर मान लो उसमें से थायरॉइड ग्लैंड जो है उसको रिमूव कर दिया जाए मतलब थायरोक्सिन की कमी कर दी जाए तो फिर टैडपोल जो लार्वा है उसका मेटामॉर्फोसिस क्या हो जाएगा रुक जाएगा। इसी प्रकार से एक प्रोसेस माल्टिंग होती है निर्मोचन होती है उसको भी इफेक्ट करता है, इसके प्रेजेंस में क्या होगा माल्टिंग और स्टिमुलेट होगा। नेक्स्ट बात करें नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम को ये सेंसिटिव बनाता है, इसकी उपस्थिति में नर्वस सिस्टम जो है वो अधिक मतलब क्या हो जाएगा संवेदी हो जाएगा सेंसिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो फंक्शन है ये किसके हैं थायरोक्सिन के फंक्शन है, इसमें मेटाबॉलिक जो इफेक्ट है बीएमआर है और या जो कार्डियक आउटपुट है, ठीक है, या हार्ट रेट है या फिर ब्लड प्रेशर है, इनको सभी को क्या करेगा ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। बाकी नेक्स्ट इसमें जो है एक और चीज देखें कि इसकी एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की
एबनॉर्मलिटीज़ में या इसके अंदर कोई एबनॉर्मल कंडीशन आती है और उसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो क्या हो जाए थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन की क्या हो जाए अधिकता हो जाए। तो पहली वाली जो स्थिति है जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब ये है कि थायराइड की क्या हो जाती है, थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मीन्स थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये 3 डिसऑर्डर हैं, जिसमें एक तो क्रेटिनिज्म है, और ये क्रेटिनिज्म जो है वो किसमें होगा, चिल्ड्रन में होगा। और इसमें वही जो चीज़ें हैं जैसे अपन मेटाबॉलिक रेट है या फिर शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है, वो सारा क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। और ये कौन सी कंडीशन होगा, और ये जो क्राइटेरिया जो होगी वो किसमें होगी, चिल्ड्रन में, ठीक है। मिक्सोएडिमा जो है ये एडल्ट्स या फिर युवा अवस्था में होती है, जिसमें इसकी कमी के कारण जो सीधे सीधे जो मेटाबॉलिक रेट है, BMR है, वो अफेक्टेड होगी, जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, आदमी के आलस्य जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। और वो जो स्थिति होगी, जो डिसऑर्डर होगा उसको क्या बना जाएगा, मिक्सोएडिमा बना जाएगा, ठीक है। तीसरा जो सिंपल गोइटर, सिंपल गोइटर में क्या होता है कि मान लो आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, जो फूड अपन ले रहे हैं उसमें आयोडीन की कमी है, तो उससे क्या है कि आयोडीन सफिशिएंट फॉलिकल्स को नहीं मिल पाएगा, ग्लैंड को नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ग्लैंड जो है वो स्वयं कर जाती है, सूज जाती है, सूज कर क्या गले पर लटक जाती है। तो उसको जैसे हिंदी में घेंगा रोग या गलगंड रोग, या उसको इंग्लिश में क्या है, गोइटर डिजीज कहते हैं। और ये जनरली ऐसे एरिया में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर क्या है, जो फूड कंटेंट है उसमें आयोडीन की क्या होती है, कमी होती है, आयोडीन साल्ट की क्या होती है, कमी होती है। तो ये जो डिसऑर्डर है ये हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब कारण होते हैं। इसमें क्या है कि थायरॉक्सिन का जो सीक्रेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरी तरफ अपन देखें, हाँ इसमें एक और है, इसमें हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसकी बहुत लेस एक्टिविटी हो जाती है, मतलब इसका सीक्रेशन बहुत कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे इसमें कोई इसको सही करने के लिए कुछ मेडिसिन भी दी जाती है, तो वो मेडिसिन भी क्या है, एक तरह से उसके ऊपर क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे उसमें। तो उसमें थायराइड जो ग्लैंड है वो क्या हो जाती है, उसकी एक तरह से सुसाइड या उसकी मतलब नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जो कि हाइपोसिक्रेशन के कारण है या हाइपोथायरॉयडिज्म। तो बहुत लंबे समय तक अगर मतलब लगातार कम सीक्रेशन हो रहा है या लगातार कम एक्टिविटी है थायराइड ग्लैंड की, तो ऐसी स्थिति में क्या है, हाशिमोटो डिजीज उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, जो कि ऑटो इम्यून केयर डिसऑर्डर। दूसरी तरफ देखें हाइपरथायरॉयडिज्म, तो हाइपरथायरॉयडिज्म का मीन्स हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की अतिक्रियाशीलता या थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिक संश्लेषण। तो ऐसी स्थिति में जो है वो जैसे एक जो डिजीज है एब्जॉर्प्शन गोइटर या ग्रेव्स डिजीज, तो जो मतलब चीज़ें हैं जैसे BMR बढ़ जाएगी, ठीक है, कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और नर्वस सिस्टम जो है उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आँखें जो है वो ओवरी जैसी हो जाएंगी, ठीक है, मतलब तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, ग्रेव्स डिजीज बोलेंगे। और उस स्थिति में मान लो जो ग्लैंड है उसके अंदर ही क्या है, उसमें मतलब ग्लैंड ही फूल जाए, ठीक है, तो उसमें उसका ही फिर वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एग्जेप्थैलेमिक गोइटर, ठीक है, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है उसमें ही क्या बन जाएंगे, गांठें, मतलब वो मतलब एक तरह से स्वेल हो जाएगी। तो उस स्थिति में जो है जो कंडीशन है, मतलब थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस पैदा होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एग्जेप्थैलेमिक गोइटर कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो है एग्जेप्थैलेमिक गोइटर जो है या ग्रेव्स डिजीज जो है वो मतलब हाइपर एक्टिविटी के कारण क्या क्रिएट हो रही है, जिसमें क्या है कि जैसे BMR वो बढ़ जाएगी, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट है या फिर कार्डियक आउटपुट है, ब्लड प्रेशर है, और नर्वस सिस्टम मोर सेंसिटिव हो जाएगा। इसके साथ साथ जो मेन चीज़ है कि जो आँखें हैं वो ऐसे उभरी हुई जैसी लगेंगी, ठीक है, तो वो
ग्रेव्स डिजीज है और वो बाद में जाकर के जिसमें ये पूरी जो थायराइड ग्लैंड है वो एक तरह से क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एक्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये डिसऑर्डर जो है वो किस कारण से है, हाइपर सीक्रेशन के कारण, ठीक है। तो ये आपको थायराइड ग्लैंड की तो इसकी लोकेशन, ठीक है, इसका ओरिजिन, इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, उसका क्या फंक्शन है, ठीक है, इसके साथ साथ इसकी एबनॉर्मल जो कंडीशन है, कौन सी एबनॉर्मल कंडीशंस हैं, उससे कौन से डिसऑर्डर बॉडी में क्रिएट हो सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी समझ में आ जानी चाहिए। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ढंग से तैयार कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स।